ये भाई जान इसको चुप कराना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चुप करेगा, इसको चुप कराना पड़ेगा। होमवर्क एमसीक्यू नंबर 9। Moon Limited functional currency is Pak rupees. It bought a property in New York for $5 million on 2 जुलाई 2019। सफ़े किसी को नाम मिले इस क्लास में? फ्लो से शुरू करते हैं। तो 2 जुलाई 2019 को इसने, सफ़ा नहीं मिला, हमें भी नहीं मिलता था, हो गया लेकिन सही, अल्लाह का शुक्र है। ऑन 2 जुलाई 2019, हाथ खड़ा रखें अगर सफ़ा ना मिला हो, दूसरी क्लास में आ रहे हैं। सफ़े को उस तरह लिया करें क्लास में जिस तरह पापड़ बांटे जा रहे हो तो खाएं। शो खत्म हो गया। अच्छा, मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क ऑन 2 जुलाई 2019। 25% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 19। बकाया अमाउंट पे होनी है 31 अक्टूबर 19 को, यानी अगले साल, क्योंकि हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर। मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर। ओके, क्या आपने जर्नल एंट्रीज की थी? या जर्नल एंट्रीज किए बगैर पेबल का गेन लॉस निकाल लिया था? ये बगैर पेबल का गेन लॉस निकाला था। अच्छा, पहले मैं जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाता हूं आपके सामने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, एडिशन। कितने की प्रॉपर्टी है? 5 मिलियन की। किस दिन खरीदी? 2 जुलाई 2019 को। कितना रेट था जी? 820। कैरी डाउन। ये प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 5.1 की। उस दिन रेट कितना है? 805.8 जी। फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस 14.2। एक फेयर वैल्यू लॉस आ गया। दूसरा करेंसी, खड़े हो जाओ। हाँ, 2 दिन नहीं आई। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि एक्सचेंज गेन लॉस आना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका यह है कि वर्सेस वाली कैलकुलेशन करके सोच लें। 5 का 25% $1.25 दे दिए या दे देंगे? दे दिए होंगे पहले दिन। 5 का 75% $3.75 दे दिए या दे देंगे? दे देंगे। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन जो परफॉर्म करनी थी, वो अगर मैं इधर ज़बानी करना चाहूं कि $3.75 जब एसेट खरीदा होगा तब पेबल बुक किया होगा 164 पर। जब एसेट खरीदा होगा तो पेबल बुक किया होगा 164 पर, लेकिन ईयर एंड पर जब वो पे नहीं हुआ होगा तो फिर ये पेबल लेटेस्ट रेट पे आ गया होगा, डेट इज 158। पुरानी लाइबिलिटी बोलें 620, नई लाइबिलिटी 590। लाइबिलिटी कम करने से खुशी होगी, लाइबिलिटी कम करने से खुशी होगी। कितने लोगों ने इसी तरह सोचा था? कितने लोगों ने जर्नल एंट्रीज करके इस नतीजे पे पहुंचे थे? कोशिश कर लें अब एमसीक्यूज में जरा डायरेक्ट सोचने की। अब तो काफी दिन हो गए स्टैंडर्ड को। लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई होगी 2 जुलाई को और ईयर एंड पे करेंसी का रेट चेंज हो गया। पुरानी की फिगर निकाल ली, नई की फिगर निकाल ली, डिफरेंस। एक्सचेंज गेन आ गया, लॉस। लाइबिलिटी कम होने से खुशी होगी, तो गम आया 14.2 का और खुशी आई ओवरऑल 8.3 की खुशी आई। What amount above property shall be presented in balance sheet? 805.8।
व्हाट इज द टोटल चार्ज, खर्चा, व्हाट इज द टोटल खुशी, या खर्चा या खुशी नेट करके बतानी है, अलग अलग नहीं बतानी, दोनों टू बी टेकन इन पीएनएल। खर्चा होगा या खुशी होगी, नेट करके बताना है आपने, खर्चा और खुशी अलग अलग नहीं बतानी। तो आप बता दें नेट करके कितनी बची, 8.3। नाउ यू कैन टेक अ पिक्चर। ये 8.3 की खुशी इज माय सॉल्यूशन। इसके साथ क्या लिखूं, चार्ज या क्रेडिट? चार्ज का मतलब शायद उसने गम के लिए यूज किया है, और क्रेडिट का मतलब शायद उसने खुशी के लिए यूज किया है। बाकी अगर आपके पास वेला टाइम है तो घर जाके इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर लीजिएगा, जिस तरह कल कराई थी। कल क्लास वर्क वाले सवाल कितने लोगों ने दोबारा किए थे, पास पेपर का सवाल किया हो वो सवाल किया हो भाई। क्लास वर्क वाले सवाल मस्त हैं, क्लास वर्क वाले सवाल मस्त हैं, वो जरूर किया करें। अब दीवार से टेक क्यों लगा रहे हो, छुट्टी क्यों की 2 दिन, कि कहां चला गया है पता नहीं चल रहा, पता चला है किसी का नंबर इसका, इसे इसी के विंग्स नीचे कर दो, पर नीचे कर दो। ओके अच्छा जी, एक हमारी बड़ी बेसिक डिस्कशन चल रही है, डेट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी चीजें होती हैं डेटर, क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, और नॉन मॉनेटरी होती हैं पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। आपने किसी के शेयर्स बाय कर लिए। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तकरीबन 20-25 मिनट अटेंशन से देने आपने, फिर हम इंशाल्लाह लीज की रिवीजन शुरू करेंगे। आज कोई लीज का सवाल कर लेंगे, बस 20-25 मिनट बड़ी। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा जाता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा जाता। ये पढ़ा था हमने, और जिसने ये IAS 21 का पहला लेक्चर लिया हुआ है उसको भी ये बात याद है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं, इन्वेंट्री वगैरह, पीपी वगैरह, इनको ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा जाता, बल्कि इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। ओके, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आज एक पेज बांटा गया है। तीनों क्लासों में किसी को ना मिला हो तो हाथ खड़ा कर दें जी। भाई तीनों क्लासों में जरा किसी बंदे को कहीं आए भाई, उधर से बांटना शुरू करें। अच्छा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट आज के नोट्स में, पेज नंबर 2, लेकिन उस पर पेज 2 लिखा होगा, ये जरा देखें। पेज 1 तो मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे जी। इधर किसी को ना मिला हो, बहुत आसान सी 2 एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखा हूं, इनको मैंने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व इस तरह की 1000 दफा की नहीं है। मैंने सेल की है 1 जनवरी 2010 को, ये आज के नोट्स का पेज 2 है, $15 की क्रेडिट सेल। जिस दिन मैंने सेल की उस दिन डॉलर था 115 का, ईयर एंड पे डॉलर हो गया 117 का। प्लीज अटेंटिव। जब मैंने सेल की तो मैं एंट्री करूंगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। कॉस्ट नहीं दी हुई तो वो वाली एंट्री कैसे करूं? $15 जरा 115, सेल बुक होगी 1725। कैलकुलेटर पे जरा चेक करते रहे। अब अगर डेटर ईयर एंड पे पैसे ना दे तो ये मनी टाइप चीज है, नॉन मनी टाइप चीज है? मनी टाइप, रिसीवेबल। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे? डॉलर कितने का हो गया? $15 जरा 100, डेटर से कितने लेने हैं? 17, कितना रिकॉर्ड हुआ है? कितने और लेने हैं? डेटर डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, यानी लेटेस्ट रेट पे उनको लाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन करना। इनको ट्रांसलेट कर देना लेटेस्ट रेट पर, जैसे ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश से उर्दू, ऐसे इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है लेटेस्ट रेट पर। तो मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, यही फर्क है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। हम क्या इसको 115 पे पड़ा रहने दिया या 117 पे ले आए? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन एट लेटेस्ट एक्सचेंज रेट। तो लिखें मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड। ईयर एंड पे इनको ट्रांसलेट किया जाता है। बैठ लो। ट्रांसलेट का क्या मतलब है? लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, रीट्रांसलेट कह दें, रीट्रांसलेट कह दें, आर रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, लेकिन लफ्ज क्या है? ट्रांसलेशन। मॉनेटरी आइटम्स आर रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड। और ये कई सवालों में अंदर किया, लेक्चर 1 में इसी तरह का सवाल किया था, पहला दूसरा सवाल इसी तरह का था। अच्छा, मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की है 1 जनवरी 2010 को फॉर $80। इसकी उम्र 4 साल है और इसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे $90 है। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट, वो मैंने वही रखे हैं, 1 जनवरी 10 को रेट 115 है, 31 दिसंबर 10 को रेट 117 है। FR1 एज्यूम करते हैं कॉस्ट मॉडल है, ये एज्यूम करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल है। जब कॉस्ट मॉडल होगा तो हम $80 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, तो जवाब आ जाएगा 9200। इसको कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। इसके बाद क्योंकि ये नॉन मनी टाइप चीज है, इसलिए इसको ईयर एंड पर लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना, ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना। मैं कॉस्ट मॉडल की भी बात कर रहा हूं, सबर सबर, थोड़ा हौसला। 117 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जस्ट रिलैक्स हो जाए, 9200 को पकड़े और पकड़ के लाइफ पे डिवाइड कर दें। 9200 डिवाइड बाय 4, 2300 इज द डेप्रिसिएशन। वी नथिंग टू डू विद 117। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मनी टाइप चीज, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये रिसीवेबल पेएबल टाइप चीज नहीं है। तो सिंपल सी काउंटिंग इसी की है। और भाई ये काउंटिंग सारी आपको वो 100 पेज पे करवाई थी, कॉस्ट मॉडल, फिर वो वहीं सवाल करवाया था किस तरह। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड अंडर कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल हम फॉलो करें, इनको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम्स की खासियत ही ये है कि इनको ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे नहीं लाया जाता। अब अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता हूं ना, तो मुझे लाइफ काटनी पड़ेगी। पहले मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा था तो मुझे फेयर वैल्यू काटनी पड़ी। अभी मुझे क्या काटना पड़ेगा? देखिए, पता होना चाहिए जिंदगी में किस मौके पे क्या काटना है। अभी मैंने क्या काटना है और किसको गले लगाना है? 90 को गले लगाना है। और कैलकुलेशन बड़ी आसान, 80 ज़रब 115 एडिशन रिकॉर्ड हो जाएगी, और 90 ज़रब 117 कैरी डाउन निकल आएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल में किया हमने, 80 ज़रब 115 एडिशन रिकॉर्ड हो जाएगी, और 90 ज़रब 100 लेटेस्ट रेट पे ले आए, लेकिन मजबूरी थी ना, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा था, तो फेयर वैल्यू गेन आ गया 1330 का। अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, लेकिन लेटेस्ट रेट पे लाया हम। तो 9200 की एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, और 1330 की एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि इसमें फेयर वैल्यू गेन और करेंसी गेन ने मिक्स होकर अपना रोल प्ले किया। बस हमने ओवरऑल देखना होता है क्या फर्क पड़ा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ा। वैसे डीप डाउन जाके सोचने को कह रहा हूं, पेपर में ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन वैसे ही कह रहा हूं। तो बता दें, IAS 48 में फेयर वैल्यू गेन कहां जाता था? P&L में। IAS 40 में फेयर वैल्यू गेन कहां जाता था? P&L में। तो फिर करेंसी गेन भी कहां ले गए? P&L में। क्योंकि बाप उधर तो बेटा भी उधर ही भेज दें। असल गेन तो फेयर वैल्यू गेन है ना, IAS 40 वाला, तो बाप उधर तो फिर बेटा भी उधर ही भेज दें। ओके, ये पहली बात होगी और मेरी खत्म। ये दोनों एंट्रीज करने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका, जो कल जाते हुए मैंने बता दिया था, लेकिन आज रिपीट करा रहा हूं। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर केप्ट एट फेयर वैल्यू, देन दे आर रीट्रांसलेटेड। कब? व्हेन फेयर वैल्यू इज, हाँ, आपका दिल चाहे साल में 2 दफा फेयर वैल्यू निकाल लें, वो आपकी मर्जी। व्हेन फेयर वैल्यू इज मेजर्ड, जब भी फेयर वैल्यू निकालें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है 6-6 महीने के अकाउंट्स भी बनाती हैं, लिस्टेड कंपनीज, तो 6 महीने बाद फेयर वैल्यू निकालें। जब भी फेयर वैल्यू आपने मेजर करनी है, आपने किस पे ले आना है? और बोले फेयर वैल्यू मेजर करनी है, लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पर ले आना है। तो मॉनेटरी आइटम्स के साथ क्या करना है? इनको रीट्रांसलेट ईयर एंड पे किया करना है।
और नॉन मॉनेटरी आइटम्स के साथ क्या करना है? अगर कॉस्ट मॉडल है, नो रीट्रांसलेशन, और अगर कॉस्ट मॉडल पे नहीं है, किस पे है? फेयर वैल्यू पे। रीट्रांसलेट कब? व्हेन फेयर वैल्यू इज क्या? वो तो हाँ पेबल है ना। बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। किताब के शुरू में जो एक दो सफ़े खाली होते हैं ना, जहाँ IS-21 लिखा है, वहाँ साथ साथ नोट करते हैं सारी डायग्राम, सारा किताब। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, हाउ यू प्लान द थिंग्स एंड हाउ यू एग्जीक्यूट द थिंग्स एंड हाउ यू परफॉर्म द थिंग्स। हाँ, इस सारे के ऊपर आप लिखेंगे क्या? लेक्चर 30 पेज नंबर 2, उस पे इसकी तीनों एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत अच्छी रिवीजन करा देते हैं पूरे चैप्टर की। अभी मशवरा कर लेते हैं कब करने एमसीक्यूज। इस चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत अच्छी रिवीजन करा देते हैं पूरे चैप्टर की। मॉनेटरी आइटम्स के साथ क्या करना है? रीट्रांसलेट करना है एट। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर, अच्छा डेटर है, क्रेडिटर है, लोन रिसीवेबल है, लोन पेएबल है, ईयर एंड पे से क्या कर दें? रीट्रांसलेट कर दें। और अगर पीपी है, इंटेंजिबल्स हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कॉस्ट पे पड़ी है तो, और अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है तो रीट्रांसलेट व्हेन फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। किताब पर ये सफ़ा निकाल लें, पेज नंबर 449, यहां लिख लें पेज 449, पेज 449। नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम और मॉनेटरी आइटम। पहले मैं मॉनेटरी आइटम की डिस्कशन करने लगा हूं। हमारी एग्जांपल 1 याद है? डेटर साल के शुरू में 115 पे रिकॉर्ड हुआ, साल के एंड पे 117 पे रिकॉर्ड हुआ। हमारी पहले वाली एग्जांपल याद है? साल के शुरू में डेटर किस पे रिकॉर्ड हुआ? 115 पे। साल के एंड पे डेटर किस पे रिकॉर्ड हुआ? 117 पे। ये कौन सा आइटम है? मॉनेटरी। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन। अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ, स्पॉट रेट क्या था? 115। एट द एंड ऑफ, at the end of financial year, the monetary item must be, the monetary item must be retranslated at the rate ruling at the exchange difference is recorded in P&L, the exchange difference is recorded in P&L, the exchange difference is recorded in P&L. एग्जाम्पल 1, लेक्चर 30 पेज 2। अच्छा, एक चीज तो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर डेटर को पेमेंट हो जाती, यानी डेटर से बाहर के ओर से पैसे आ जाते, तो फिर ऐसी सूरत में आपको पता है फिर भी गेन लॉस आता है। तो इसको तो कहते हैं व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। इसको तो आपको पता ही है। द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट रेट रूलिंग एट डेट ऑफ रिसीट एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। ये तो कई मिसालों में डेटर से पैसे आए, सेटल का मतलब है डेटर से पैसे आए, या क्रेडिटर को पैसे दिए, या लोन रिसीवेबल रिसीव हो गया, या लोन पेएबल पे हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट। ये बात तो आपको बताई हुई है। अच्छा, ये कौन से आइटम्स हो गए? मनी टाइप। आप कौन से आइटम्स बोले? नॉन मनी टाइप। एग्जांपल 2 आज वाली नॉन मनी टाइप। इनिशियल रिकॉग्निशन एट स्पॉट रेट। बोले 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 बोले। इसमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। इनिशियल रिकॉग्निशन चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, एट
चीजें आपको पता है, बस हम पढ़ रहे हैं, चीजें आपको पता है, सारी आपको पता है चीजें. Recorded at spot rate at the end of financial year. No retranslation is required. No retranslation is required. The transaction is left at 9200 भी पढ़ा रहे हैं. हाँ, 9200 को 4 से डिवाइड करते हैं, वो तो डेप्रिसिएशन है. खुदा ना खास्ता, if non-monetary item is carried at fair value, if non-monetary item is kept at fair value, फिर then retranslate at the date prevailing at the date when the fair value is determined. जब भी fair value determine हो, साल में 2 दफा करें 4 दफा करें, हर दफा क्या करना पड़ेगा? जब fair value लेटेस्ट है तो एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट होना चाहिए. अगली बात नहीं पढ़नी, वो असल में IAS 38 और IAS 16 की है, तो अभी हमने रिवैल्यूएशन ना वहां नहीं पढ़ी, इसको जरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं. The fair value gain under IAS 40 is recorded in P&L, therefore exchange difference is always recorded in P&L. इस बात का मतलब बताएं. The fair value gain is recorded in, therefore exchange gain will also be recorded in. Exchange gain भी कहां रिकॉर्ड हो रहा है? So this is all what we have been doing since long, जो हम कर रहे हैं काफी दिनों से. अच्छा जी, ये IAS 16 और IAS 38 वाली बात रहेगी. एक आखिरी बात नोट, ये कभी आई आपने टेस्ट नहीं की, बट हो सकती है टेस्ट. सेल अगर आपकी बहुत ज्यादा है फॉरेन करेंसी में, तो हर सेल के वक्त डेटर डेबिट सेल रेट की एंट्री करते हुए रेट का पता चलाना शायद पॉसिबल ना हो या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाए. तो आपने मंडे को 10 दफा सेल की, ट्यूसडे को 12 दफा सेल की, फिर वेडनेसडे को बहुत ज्यादा फॉरेन कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मंडे से संडे आपने तकरीबन 50 फॉरेन कस्टमर्स को सेल की. तो अब आप 50 की 50 जर्नल एंट्रीज को होल्ड पे डाल दें, ना करें. हफ्ते का जब एंड आ जाए तो 7 दिनों का एवरेज रेट देखें डॉलर का क्या है, और 7 दिनों का एवरेज रेट डॉलर का जो भी आ रहा हो, वीकली रेट आ रहे होते हैं एवरेज, उससे एंट्री कर दें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट. सारी सेल इकट्ठी बुक कर दें, क्योंकि अभी ईयर एंड तो आया ना, बस ईयर एंड से पहले सेल बुक करनी है ना. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इजाजत है, आप हर सेल पे अलग रेट पता कराएं, हर सेल पे अलग रेट पता चलाएं. फिर अकाउंटेंट को थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, जैसे ही सेल हो रही होगी, एक तो सेल करनी होगी, चीजें भेजनी होगी, तो उसका ख्याल रखना होगा कि उस वक्त रेट कितना है. लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है और आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल का है, रोजाना सेल ही सेल हो रही है फॉरन, तो कहते हैं मैं आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए ऐसा इजाजत दे रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा फिर ये काम. वरना मेरा दिल नहीं चाह रहा था आपको इजाजत देने का. आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाती है अगर रेट एक यूज करना हो. तो कहते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी मैं इजाजत दे देता हूं अगर तुम कहते हो, वरना प्लीज याद रखिएगा सेल को हमेशा स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है और एवरेज रेट पे सिर्फ एक चीज को रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट. लेकिन इन रेयर सर्कमस्टांस सेल को भी एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं इफ द क्वांटम ऑफ सेल इज वेरी. फॉर एडमिन फिजिबिलिटी IAS 21 अलाउज, कोई जरूरी नहीं है, इजाजत देता हूं मैं, टू यूज एन एवरेज रेट फॉर अ टाइम, मे बी वीकली, मंथली तक इजाजत दे दी उसने, मे बी मंथली रेट यूज कर लें. इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड, ये भी शर्त है. ये ना हो कि एक दिन डॉलर 110 का हो और संडे को डॉलर 120 का पहुंचा हो, फिर तो बहुत ज्यादा रेट चेंज है. लेकिन एक दिन डॉलर 110 का, अगले दिन 111 का, फिर 109 का, फिर 108 का, फिर 110 का, फिर 111 का, अगर इस तरह बहुत कम रेंज में घूम रहे तो फिर आपको क्या इजाजत है? एवरेज रेट यूज करने की. और अगर ऐसा नहीं है और डॉलर की प्राइस में अच्छी खासी चेंज आ रही है, फिर मंडे वाली सेल जिस वक्त हुई उस वक्त बुक करें, ट्यूसडे वाली सेल जिस वक्त हुई उस वक्त रेट लगा के बुक करें, स्पॉट रेट यूज कर ले, ठीक है. फिर आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं होगा वो, फिर आपके दिमाग की हर वक्त दही बनी रहेगी. लेकिन आपको स्टैंडर्ड इजाजत दे रहा है, वैसे जब इजाजत दे रहा है तो यूज करो. हाँ नहीं, सेल तो नहीं, ऑब्वियसली डेटर ही बुक होना है ना, साथ डेटर बुक होना है. सही कह रहे हो आप. क्या वो तो स्पॉट पे होगी, वो स्पॉट पे. तो लिखें जी
अगर पूरे हफ्ते में फॉरेन सेल बहुत ज्यादा है तो फिर डॉलर का एवरेज रेट यूज किया जा सकता है। डॉलर मिसाल दे रहा हूं, अगर पूरे हफ्ते में फॉरेन सेल बहुत ज्यादा है तो डॉलर का एवरेज रेट यूज किया जा सकता है। अगर, अगली बात आप बता दें, अगर रेट अच्छा खासा फ्लक्चुएट ना करता हो, रेट अच्छा खासा फ्लक्चुएट ना करता हो। भाई ये इसी को सेट कर देना, बंद करवाना है, थोड़ा इधर हो जाए ना ताकि वो पानी वाला इशू तो हल हो जाए, बंद तो ना करवाएं। एवरेज रेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो और एवरेज रेट नहीं, रेट ज्यादा फ्लक्चुएट ना करो। इसको हाँ ठीक है, 22 पे कर दो। ये मुझे कल याद कराना। अगला पेज निकालें, पेज नंबर 450, एग्जाम्पल 1 और 2। परसों वाला लेक्चर ले लिया है आप हजरात ने? जरा हाथ करके बता दें। उसके आखिरी 4-5 मिनट वाली डिस्कशन अटेंड कर लिए? ओके, बाकियों ने तो लिया हुआ लेक्चर, कोई मसला नहीं। अगर वो भी डिस्कस नहीं की तो कोई मसला नहीं। एक लफ्ज यूज होता है लोकल करेंसी, शायद आपने सुना हो। ऐसा कोई लफ्ज स्टैंडर्ड में नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड में एक लफ्ज है फंक्शनल करेंसी। क्या लफ्ज है? फंक्शनल करेंसी। अगेन आपसे मैं कह रहा हूं 10-15 मिनट बड़ा अटेंटिवली देने हैं। फंक्शनल करेंसी, फंक्शंस आपको पता है ये होते हैं कि किसी भी कंपनी के आपने फंक्शंस पता चलाने हो ना, क्या कहां कर रही है ये फंक्शंस, उसका तरीका यह है कि उस कंपनी से चंद सवाल पूछें। आप मटेरियल लेबर वगैरह किस मुल्क से लेते हो? आप सेल कहां करते हो चीजें? ये कुछ सवाल हैं, आप उनसे पूछें, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कंपनी किस मुल्क में अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। एक कंपनी की हम मिसाल लेते हैं, रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अगर ऑपरेट करिए पाकिस्तान में तो रॉयल फैन को ही जहन में रखें। मटेरियल कहां से लेती होगी? बाहर तो नहीं, बाहर से लेती होगी, पाकिस्तान से लेती होगी, लेबर भी, और रॉयल फैन बेचती भी पंखे पाकिस्तान में। कदों का कोई ऑर्डर आ जाता होगा बाहर के मुल्क का, आप उधर चले जाए सऊदी अरब में, पाकिस्तान के पंखे आपको लगे हुए नजर आते हैं मस्जिद नबी के अंदर उधर। हाँ, तो कुछ एक्सपोर्ट सेल भी ये लोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये लोग लोकल सेल करते हैं। तो रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। इतनी से लाइन पढ़ के बता दें कि रॉयल फैन अगर ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, तो आपका क्या ख्याल है कि ये रॉ मटेरियल कहां से बाय कर रही होगी और चीजें भी कहां बेच रही होगी? पाकिस्तान में। तो इसके फंक्शंस आपको किस मुल्क में फील हो रहे हैं, जरा सोच के बताएं। पाकिस्तान में। फंक्शनल करेंसी इसकी क्या डिसाइड हो जाएगी? पाक रुपीज। इसका मतलब है हमने सारी जनरल एंट्रीज किस में करनी है? पाक रुपीज में। फंक्शनल करेंसी इसलिए डिसाइड करना जरूरी होता है कि इसमें हमने क्या करनी है? जनरल एंट्रीज। दूसरी लाइन छोड़ दें, तीसरी लाइन, रॉयल फैन इंपोर्टेड प्लांट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, पंखे बनाने के लिए प्लांट इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। आप बता दें हमारे फंक्शंस किस करेंसी में डिसाइड हो गए हैं? फैन इंपोर्ट कहां से किया? यूनाइटेड स्टेट्स से। अब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर, इसके लिए कौन सी करेंसी बन जाएगी? फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन नहीं लिखनी, अभी पढ़ा दूंगा। फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन फंक्शनल। आप बताएं हम फॉरेन करेंसी पहले डिसाइड किया करेंगे बीइंग अ बिजनेसमैन, या हम फंक्शनल करेंसी पहले डिसाइड किया? व्हेन आवर फंक्शनल करेंसी इज डिसाइडेड, जिस मुल्क में हम फंक्शन कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरमेंट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, जब आपके फंक्शनल करेंसी डिसाइड हो जाएगी, आपने जनरल एंट्रीज करनी है उसमें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने उस करेंसी से हट के कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर ली, तो दैट करेंसी विल बी कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। इसके इन दोनों के अंदर रहते हुए हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। एक तीसरी चीज है प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन से मुराद है आपने P&L लिखें और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये कंपनी P&L और बैलेंस शीट पाक रुपीज में बनाएगी। द रीजन इसके इसके ऑपरेशंस भी पाकिस्तान में है, बेहतर है P&L बैलेंस शीट को भी पाक रुपीज में बना दे ताकि पाकिस्तानी लोगों को पता चल जाए। अच्छा,
एक बात यहां मैं ऐड करूंगा, ये जरूरी नहीं है आप पाक रुपीज में बनाएं, अगर आप किसी और करेंसी में भी पीएनएल बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यूनाइटेड स्टेट से फोन आया कि यार आपने प्लांट वगैरह किस बिजनेस में लगाया। हमने कहा यार आपका प्लांट हमने फलां बिजनेस में लगाया आपसे खरीद के। उन्होंने कहा यार दिखाओ आपकी कंपनी कैसा चल रही है, जरा हमें यूनाइटेड स्टेट्स में अकाउंट्स बना के भेज दो। तो आप जनरल एंट्रीज पाक रुपीज में ही करेंगे। फंक्शनल करेंसी में आपके पास चॉइस नहीं है, स्टैंडर्ड आपको खींचता है कि बस यही करो, लेकिन प्रेजेंट करने में स्टैंडर्ड आपको छूट देता है। यू कैन प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, यू कैन प्रेजेंट इन एनी फॉर्म। मिसाल के तौर पर आपने घर के अंदर कोई सालन बनाया है, अब आपने उस सालन में डालना क्या है ये तो अम्मी ने बताना है, फर्ज करें ये तो अम्मी ने बताना है उसमें क्या क्या चीजें डालनी है। बस उसको प्रेजेंट आप ट्रे में करें, उसको प्रेजेंट आप ग्लास में रख के करें, उसको प्रेजेंट आप सलाद डाल के करें, उसको प्रेजेंट आप चटनी के साथ करें, क्या करें वो आपकी चॉइस है। तो फंक्शनल करेंसी विल बी डिसाइडेड बाय स्टैंडर्ड, इसमें आपको कोई छूट नहीं है। प्रेजेंटेशन करेंसी इज अप टू यू, कहते हैं आपकी मर्जी है, जो मर्जी प्रेजेंटेशन करेंसी इस्तेमाल करो, कोई मसला ही नहीं। कल कला को आपका इरादा बनता है जर्मनी से मैं नया कैपिटल इकट्ठा करूं, तो जर्मनी वालों ने कहा यार आप लोग नया कैपिटल हमसे ले लें, आपको नया सरमाया चाहिए, पाकिस्तान में लोग नहीं दे रहे, आपको नया सरमाया चाहिए। तो जर्मनी वालों ने कहा अपने अकाउंट्स भेजो, आप जर्मन करेंसी में प्रेजेंट करके भेज दें, कोई मसला ही नहीं। थोड़े अरसे बाद आपका दिल चाहा कि मैं जापान से लोन ले लूं, जापान वालों ने कहा अपने अकाउंट्स तो भेजो जरा, आप जापान की करेंसी में प्रेजेंट करके भेज दें। जर्नल एंट्रीज करने में आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, आपने स्टैंडर्ड से पूछना है, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट बनाने में आपके पास छूट है, जिस मर्जी में बनाएं। इस बात को समझिए एग्जांपल 2 के जरिए। जापान की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जापान में बनी है, इनकॉर्पोरेट, जापान के कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। इधर 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 एक सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट, इसके ऑपरेशंस पाकिस्तान में है, तो फिर इसका मतलब है रॉ मटेरियल भी कहां से खरीद रही होगी, ईंट बजरी सीमेंट पाकिस्तान से, ब्रिज भी किससे बना के दे रही होगी, पाकिस्तान वालों को। ओनली वेयर इट कंस्ट्रक्ट्स ब्रिज, और इधर ही ब्रिज बना रही है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर बात है बाहर से कोई ईंट बजरी सीमेंट ऐसा अच्छा तो नहीं मिल जाना जो पाकिस्तान से ना मिल रहा हो, तो पाकिस्तान से ही खरीदें, पाकिस्तान में ही ब्रिज बना के दे दें। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज द बिजनेस एनवायरमेंट, मटेरियल लेबर सेल जहां ये ऑपरेट करिए, व्हाट इज द बिजनेस एनवायरमेंट, पाकिस्तान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। इसलिए उस जापान की कंपनी के अकाउंटेंट को जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है या जापान में बैठा हुआ है, उसने जनरल एंट्रीज पाक रुपीज में करनी है। ये स्टैंडर्ड आपको कोई और छूट नहीं देगा, बिल्कुल इजाजत नहीं है जापान की करेंसी यूज करने की, बिल्कुल आपने सारी एंट्रीज पाक रुपीज में करनी है। बजरी खरीदी, ईंटें खरीदी, लेबर को पैसे दिए, सब पाक रुपीज में एंट्रीज करनी है। वी विल प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन बिकॉज आवर फंक्शंस आर इन पाकिस्तान। हाँ, कोई जापान की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्लांट इंपोर्ट कर लिया यूनाइटेड स्टेट से, तो भी यूएस डॉलर आपके लिए क्या बन गई, फॉरेन करेंसी। वो एवरी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज अ फंक्शनल डिसाइड आपने करनी होती है स्टैंडर्ड की रोशनी में। जब वो डिसाइड होगी उसके बाद बाकी सारी फॉरेन करेंसीज। प्रेजेंटेशन करेंसीज, जापानीज येन प्रेजेंट करें, जाहिर बात है जापान की कंपनी है, जापान के शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला हुआ है, तो जापान से फोन आएगा भाईजान पीएनएल बैलेंस शीट भेजें, जापान की कंपनी है और जापान के होते कंपनी लॉ में आपको ये जमा करवानी जरूरी हो, तो पीएनएल बैलेंस शीट को मजबूरन आपको जापान की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट इट्स अकाउंट्स इन पाक रुपीज, आपकी मर्जी है पाक रुपीज में कर दें इफ रिक्वेस्टेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट करे कि भाईजान पीएनएल बैलेंस शीट किस में बना के दे दो, पाक रुपीज में, तो पाक रुपीज में बना के दे दें। लेकिन जनरल एंट्रीज में आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, पाकिस्तान, सो यू आर सपोज टू पास द जनरल एंट्रीज ओनली इन पाक रुपीज। एवरी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज कॉल्ड एज फॉरेन एंड प्रेजेंटेशन करेंसी इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है जिस मर्जी करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसीज कैन बी 500 करेंसीज में आप अकाउंट्स बना दें, कोई मसला नहीं। हर मुल्क को बताएं दुनिया में जाके हमारा पीएनएल बैलेंस शीट है, उसमें कोई मसला नहीं। तो आ जाके हम फंसेंगे कहां, फंक्शनल करेंसी डिसाइड करनी होगी, उसके अलावा वाली सारी फॉरेन। लेकिन फॉरेन करेंसी भी वही होंगी ना हमारे लिए जिनमें हम डील कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से चीज मंगवाई नहीं रहे तो फिर हमारी फॉरेन करेंसी भी कोई नहीं होगी। अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो आप जरा इन तीनों के डेफिनेशंस देख लें। आ जाएं शुरू में किताब के, पहली कौन सी करेंसी, और बोल रहे हैं फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट नहीं। लीगली आप कहां रजिस्टर्ड हैं, वो दूसरी वाली कंपनी जापान में है, लीगली नहीं। आप काम कहां कर रहे हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मुझे लगता है रॉयल फैन भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रही है और जापान की कंपनी भी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में काम कर रही है। सो व्हाट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। ये लफ्ज काट दें, जर्नल एंट्रीज आर मेड इन
दिस करेंसी, ऐसे लाइन है। जनरल एंट्रीज आपने इसमें करनी है। ये जरूरी नहीं है कि ये उसी मुल्क की करेंसी हो जहां आप, इसको काट दें, मिलकर छोड़ें, स्टैंडर्ड की बातें पढ़ते हैं, वो आपको आगे समझ आ जाएंगी, इसको काट दें। अच्छा जी, अब कुछ बिजनेसेस को ना मसला आता है, उनको पता नहीं चलता कि हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो जैसे फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज के इंडिकेटर्स हैं, ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स हैं ये जानने के लिए कि हमारी करेंसी फंक्शनल कौन सी है। फंक्शनल करेंसी के लिए कुछ इंडिकेटर्स प्राइमरी हैं, ये आपको हेल्प कर दें, वेल एंड गुड, ना हेल्प करें तो कुछ सेकेंडरी इंडिकेटर्स भी हैं। कोशिश करें प्राइमरी इंडिकेटर से पता चल जाए, ना पता चल सके तो उठ के जाग के क्लास में सेकेंडरी इंडिकेटर से आपने पता चलाना है। प्राइमरी इंडिकेटर्स, द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस। ये याद नहीं करने, ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। ये पैरा 9 है स्टैंडर्ड का और ये पैरा 10 है स्टैंडर्ड का। बस ये 2 पैराज ही हाईलाइट करने हैं फिलहाल आपने घर जाके IAS 21 में। एक ये हाईलाइट करना है, कि ये हाईलाइट करना है। द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स and the country whose competitive forces mainly determine the sale prices of its goods and services। आपका पाकिस्तान ही बता रहा है चीजों की सेल प्राइस क्या होनी है, और पाकिस्तान में ही पंखे बेच के कंपेटिटर्स की प्राइस से आपने कंपेयर करना है। रॉयल फैन की बात कर रहा हूं। एंड द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स। और मुझे ये लग रहा है कि ये आउटपुट की बात हो रही है और ये इनपुट की बात हो रही है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इनपुट है और उससे जो चीज निकल रही है वो सेल है, दैट इज आउटपुट। तो आप देखें आपका इनपुट कहां से बाय कर रहे हैं, मटेरियल कहां से बाय कर रहे हैं, लेबर कहां की इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओवरहेड्स कहां के हैं, और फिर इन चीजों को सेल कहां कर रहे हैं। यहां से मेनली डिटरमिन हो जाएगा आपकी कौन सी करेंसी कौन सी है, फंक्शनल करेंसी कौन सी है। और असल ये बात है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऐसे पता चलेगा। हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसे पता चलेगा, बोलें बोलें बोलें। जहां ऐसे पता चलेगा, नहीं यार हाथ धोगे। हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसे पता चलेगा, जहां से हम चीजें खरीद रहे हैं, जहां चीजें बेच रहे हैं और जहां कंपटीशन फेस कर रहे हैं, यहां से हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट पता चल जाया करेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट पता चलाने के या फंक्शनल करेंसी पता चलाने के प्राइमरी इंडिकेटर्स ये दिए हैं। सेकेंडरी इंडिकेटर्स भी कुछ हैं, वो क्या है, ऐसी करेंसी जिसमें फंड्स जनरेट किए जा रहे हैं। इशुइंग डेट क्या होता है, नहीं देना नहीं, लोन लेना। और इश्यूइंग इक्विटी क्या होता है, कैपिटल लेना, कैपिटल इकट्ठा करना। तो आप किस मुल्क से कैपिटल इकट्ठा कर रहे हो, किस मुल्क से लोन ले रहे हो। लेकिन ये सेकेंडरी बात है, पहले देखो कि परचेज सेल कहां से हो रही है। और सेकेंडरी इंडिकेटर में एक और बताएं, क्या समझ आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पैसे कहां रिटेन हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नहीं आप लोगों को भूल गया वह सब कुछ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैश फ्लो को भी बनाइए। कैश फ्लो में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की सेल वगैरह, खर्चे वगैरह, उससे जो पैसा आ रहा है, सेल माइनस खर्चे, वो आप किस मुल्क में रख रहे हो, यानी कहां बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वहां से अंदाजा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से रॉयल फैन हो या जापान की कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, उसने बैंक अकाउंट मेन पाकिस्तान में खुलवाया होगा। द रीजन इज कि वहीं सेल के पैसे भी आने हैं और वहीं से मटेरियल और लेबर को भी पैसे देने। तो चलें हल्का फुल्का जरा जबानी याद करने की कोशिश करें। प्राइमरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, सेल, कंपटीशन, ये दोनों बातें इकट्ठी हो गई, और दूसरा मटेरियल, लेबर वगैरह। और सेकेंडरी इंडिकेटर, कहां से लोन लिया, कहां से इक्विटी इकट्ठी की, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पैसे कहां रखे जा रहे हैं। ओके, फॉरेन करेंसी क्या होती है, अ करेंसी
फंक्शनल के अलावा जो भी करेंसी है वो आपके लिए क्या है? फॉरेन करेंसी। और प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? P&L, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, नोट्स टू द फाइनेंशियल, ये 5 चीजें होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड। Normally it is same as functional currency. However, an entity may have more than, normally ये सेम होती है लेकिन जरूरी नहीं सेम हो। नॉर्मली सेम होती है कैसे? रॉयल फैन की फंक्शंस कहां? रॉयल फैन रजिस्टर कहां? रॉयल फैन इसलिए दोनों पाक रुपीज यूज कर रही है, फंक्शंस की करेंसी भी और प्रेजेंटेशन की भी। जापान वाली कंपनी, फंक्शंस कहां? पाकिस्तान, बनी कहां? तो शायद फंक्शंस पाकिस्तान में तो पाक रुपीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके अंदर? जापान के। डन। सो दैट वाज ऑल। अब मैं 2 एमसीक्यूज आपके सामने रखने लगा हूं, उनको आपको सॉल्व करके जरा अंदाजा हो जाएगा, आपको चीजें समझ आ गई जाएंगी। फंक्शनल करेंसी के लिए एक बात याद रखें, फंक्शनल करेंसी वो होती है जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे पता चलेगा? आला दर्जा है रॉ मटेरियल, लेबर, सेल और कंपटीशन, और अदना दर्जा है पता चलाने का, लोन इशू किया, इक्विटी इशू की, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पैसा जमा करवाया। हर करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन। प्रेजेंटेशन में आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी करेंसीज के अंदर आप अपने अकाउंट्स को क्या करें? प्रेजेंट करें। ओके, बाकी ये 2-4 डेफिनेशंस हैं, इनको देखने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 करेंसीज। स्पॉट रेट, द रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग रेट, द स्पॉट रेट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस होता है वर्सेस वाली कैलकुलेशन। A different resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates। पहले हमने 115 रुपए पे डेटर को बुक किया था, फिर 100, इन दोनों में फिर क्या निकाला था? डिफरेंस। इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस, जो गेन लॉस आता था हमारा। मॉनेटरी आइटम्स, करेंसी हेल्ड, कैश, कैश खुद मॉनेटरी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश। समझ आया? करेंसी हेल्ड की मिसाल दें, कैश और बैंक, और एसेट की मिसाल दें टू बी रिसीव्ड इन कैश, और लायबिलिटी एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जांपल्स जो है वो हमने एक जगह सफे पे देख ली है। नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन नहीं है स्टैंडर्ड में, आर नॉट डिफाइंड बाय IS 21, बट दे आर आइटम्स दैट आर नॉट मॉनेटरी। मॉनेटरी की डेफिनेशन है, नॉन मॉनेटरी की नहीं है। अब मॉनेटरी की डेफिनेशन जरा बता दें, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे सोचनी पड़ जाए। करेंसी हेल्ड भी मॉनेटरी है, ऐसे एसेट्स जिनके बदले कैश आना है, या ऐसी लायबिलिटीज जिनके बदले कैश जाना है, जिसको हमने आराम से नाम रखा था रिसीवेबल पेएबल, जिसको हमने आसान नाम रखा था रिसीवेबल पेएबल। दैट ऑल इज कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम। आज गले मिल लो भाई, IS 21 लीज शुरू। अच्छा जी, एसी को जो करवाना है मुझे बता दो, मैं जरा घर वालों को तो मैं बता के नहीं आता कि मैं एसी चलाने और बंद करने जा रहा हूं, लेकिन भाईजान आपके साथ वाले की हकीकत आप पे खुलने लगी है। MC के नंबर 12 पे नंबर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि MCQ नंबर 9 कल होमवर्क में दिया था, उससे 2-3 MCQs आ गए, बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, पे नंबर 499। तसल्ली से उसे 1 नंबर का सवाल है तो मल्टीप्लाई करें 1.8 से। चले,
फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2 याद है जापान वाली कंपनी की, उसकी फंक्शनल करेंसी क्या थी? पाक रुपीज। फंक्शंस पाकिस्तान में थे लेकिन उसने अकाउंट्स बाहर के मुल्क में बना के दिए थे, तो क्या मस्ट भी सेम थी? ये बात तो गलत है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाके पॉइंट भी पढ़े। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है कभी सेम नहीं हो सकती। ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? एग्जाम्पल 1 जहन में लाएं, सब एग्जाम्पल 1 और 2 जहन में लानी है पेपर में बस। रॉयल फैन, उसके फंक्शंस भी पाकिस्तान में थे और प्रेजेंटेशन भी। इन दोनों की जगह ना एक और फिक्रा होना चाहिए था। फंक्शनल, एक्सेलेंट, फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। ये बात अगर होती ना तो ये शायद ट्रू था। मस्ट बी सेम भी गलत है, मस्ट बी डिफरेंट भी गलत है। कितने लोगों को ये दोनों बातें समझ आ गई थी? ओके। फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक, करेक्ट ढूंढना। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी, साई की तरफ देख रहे हो तो, फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द ये ऐसी को बात हमने पढ़ी है कि फंक्शनल करेंसी वो होगी जहां हमारे पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी वो होती है जिसने हमारे शेयर खरीदे हो। ऐसी को बात हमने पढ़ी है। अब एमसीक्यूज में ये ब्यूटी होती है क्योंकि ऐसी बोंगी मारते जो हमने सुनी नहीं होती, लेकिन हम पेपर में सोचते हैं कोई चक्कर है, कोई चक्कर है। हो सकता है सर ने ना बताई हो सकता है हमें भूल रही हो। वो कोई चक्कर नहीं है भाई, जो सिलेबस में था वो पढ़ा दिया है। अब ये बोंगी या बोंगी का क्या जवाब है? ऐसे को बात हमने लॉ में पढ़ी है। हमने पढ़ी है फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस रादर देन फंक्शंस ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। अब ये तो वैसे ही उसने बोंगी मारी हुई है। जल्दी जल्दी जल्दी। सी को टिक कर लो ना यार, सी को टिक कर लो, इनको उठाएं। सी को एमसी के नंबर 13 बड़ा को कल एब्सेंट था। करेंसी ऑफ कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर? हमने क्या बताने? जो प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है, जो प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। कंपटीशन वाली बात तो प्राइमरी है, इसको टिक ना करें। करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड, ये प्राइमरी नहीं है बल्कि ये, इसको टिक करें, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी था। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स, ये प्राइमरी है। हमसे क्या पूछ रहे? प्राइमरी नहीं। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल एंड अदर, ये आउटपुट था, ये इनपुट था, ये कंपटीशन था, ये तीनों तो प्राइमरी थे। तो वो पूछ क्या रहा है? प्राइमरी नहीं है, तो बोलें ये प्राइमरी है, तो फिर इसको टिक नहीं करेंगे। डन। कैन यू प्लीज डेयर टू आइडेंटिफाई मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी? ट्रेड पेएबल, क्या पेएबल टाइप चीज है? पैसे देने हैं इनको। फॉरेन करेंसी का तो उसने ऐसे ही डाल दिया ना, छोड़े लफ्ज। ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ मॉनेटरी, इसको टिक ना करें क्योंकि नॉन मॉनेटरी पूछ रहे। राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज नॉन मनी, राइट ऑफ यूज, पीपी, इन्वेंट्री, सारी चीजें। नेक्स्ट, ये तो कल पढ़ा था, एडवांस टू सप्लायर, लेकिन राइट टू रिसीव गुड्स। आप बताएं, इज इट अ राइट टू रिसीव मनी और राइट टू रिसीव गुड्स? इसी पे तो कल सारी क्लास हुई है पूरी। इट इज राइट टू रिसीव गुड्स, देयरफॉर इट इज अ नॉन मनी टाइप। लीज लाइबिलिटी की अगली एंट्री क्या होती है? लीज लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड हो जाती है तो अगली एंट्री क्या होती है? लीज लाइबिलिटी, डेबिट, कैश, क्रेडिट। वैसे तो एक लिस्ट भी आपको बनवा के दे दी थी, लेकिन फिर भी लॉजिक पे सोचें तो इट इज पेएबल इन कैश, इट इज पेएबल इन कैश, इट इज नॉट पेएबल रिसीवेबल इन कैश, इट इज एज सच। राइट टू रिसीव गुड्स, तो बी को टिक करेंगे और सी को टिक करेंगे। एज पर IS 21, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। एज पर IS 21, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। एज पर IS 21,
नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू. are retranslated at exchange rate prevailing at year end, during year end, at date when fair value was determined, at acquisition date. भाईजान एक्विजिशन डेट पे तो पहली दफा ट्रांसलेट किया जाता है, रीट्रांसलेट नहीं किया जाता. एट ईयर एंड वाली बात शायद सही है लेकिन अधूरी है. एट ईयर एंड का मतलब ये होगा सिर्फ ईयर एंड पे करो. हालांकि हमने रूल क्या पढ़ा है, ईयर एंड पे इनको लेके जाना है या जब भी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो. When fair value is measured. तो कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन. ठीक है, बस लीज का सवाल करते हैं. निकालें जी IFRS 16. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा थोड़ा कोई याद है लीज, इसमें एक मेरे ख्याल से लेसी होता था और एक कौन होता था? लेसर होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक लेसी होता था, एक लेसर होता था. लेसर 5 टेस्ट लगाता था. अगर 5 में से एक का जवाब भी यस आता था तो लेसर एसेट को अपनी किताबों से निकाल देता था या नहीं था. जब निकाल देता था तो फिर सिर्फ लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करता था और इंटरेस्ट इनकम बुक करता था. और अगर लेसर कहता था कि 5 सवालों का जवाब नो आ गया तो वो BMW टाइप गाड़ी ना इसको ट्रांसफर होनी है, ना ये ज्यादा सालों के लिए लीज पे ली है. अगर 5 सवालों का जवाब नो आता था तो वो BMW अपनी किताबों में रखता था, रेंट कमाता था, चेहरा शरीफ इधर डेप्रिशिएट करता था, और अगर आया कमाया में फर्क होता था तो रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड. लेसी नॉर्मली राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है और साथ डेप्शन और इंटरेस्ट. लेकिन लेसी के पास ना ये एक चॉइस अवेलेबल है. ये चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है. ये फाइनेंशियल ऑपरेटिंग तो मैंडेटरी है. लेसी के पास एक चॉइस अवेलेबल है. अगर लेसी को लगे कि एसेट लो वैल्यू है, भाई प्लीज दिलो दिमाग से अटेंटिव है, अगर लगे कि लो वैल्यू है या लगे कि लीज साल या उससे कम है, साल वाली भी साल या उससे कम है, तो ऐसी सूरत के अंदर लेसी सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज करता था. एक मुश्किल सा लफ्ज बोलने लगा हूं भाई, प्लीज आगे पीछे बोलूंगा क्या सूरत क्या बातें करें. लेसी सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज करता था जिसको कहते थे इंग्लिश में जिसको कहता था किताबें नहीं खोलनी. सिंप्लीफाइड अप्रोच या एग्जेम्पशंस. बहुत देर से था. रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस. रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करना माफ है. क्या रिकॉर्ड करना माफ है? ना ROU रिकॉर्ड करो तुम्हें माफ है, ना लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करो तुम्हें माफ है. इसकी जगह तुम बस कुछ भी ना करो, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करो. ओके, सवाल कर लें, कोई निकाल लें. फ्रेंच वनीला वाला कोई पास पेपर का सवाल है? अच्छा, बड़ी तसल्ली से ना आपने जब भी कोई लीज का सवाल आ जाए समरीज खुलवाया करनी है, वहां से जाकर रिवाइज किया करेंगे, फिर हम आगे चला करेंगे. पेज नंबर 67. अभी मैसेज कर दिया, अबू दोबारा लिस्ट शुरू हो गई है. आ गया बेटे, ईद पे भी तुम कुछ इसी तरह का कर रहे थे जी. अबू करने की कोशिश की थी, टाइम नहीं मिला. अबू मैं बड़ी ईद पे आऊंगा इंशाल्लाह, सुबह आऊंगा, शाम को चला जाऊंगा, फिर बकरा ज़िबा करूंगा बस. और मुहर्रम की छुट्टियां मैं सोच रहा हूँ कॉलेज में ही गुजारूंगा. 28-29 जुलाई को होनी है ना मुहर्रम की छुट्टी, शायद होगी, तो मुहर्रम की छुट्टियां भी इंशाल्लाह मैं इधर ही गुजारूंगा. और बड़ी ईद पे इंशाल्लाह एक दिन के लिए आपका चांद ज़ियारत कराने आएगा. आपका चांद घर तक आ जाएगा.
या फिर ऐसा कीजिएगा, आप भी चांद को देख लीजिएगा, अब मैं भी चांद को देख लूंगा। तो बस इसी तरह मेरी, क्योंकि अब आपने मुझे जिस चीज में डाल दिया है तो माशाल्लाह दिन रात मैंने सीए के लिए एक कर दिए हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, जिस तरह आप पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पता नहीं किसने 67 बोला था। ऑन ऑन यकम जनवरी 2019, पेज नंबर जी 147। ऑन यकम जनवरी 2019, फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 200 मिलियन, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। बॉल पॉइंट मुझसे जरा निकालो। चलो, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एट द एंड ऑफ 8 years इज एस्टिमेटेड एट 16 मिलियन। लेसर ने कितने की खरीदी मशीन? इस मशीन की यूजफुल लाइफ, ये मशीन 8 साल के एंड पर बाजार में कितने की बिक सकती है? 1 महीने बाद क्या आपकी आंखों के डेले ऐसे ऐसे गए? क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, क्या कहते हैं उसको? मुझे तो डेले ही हमने सुना हुआ है, आई बॉल्स। 1 महीने बाद लेसर एंटर हो गया एक एग्रीमेंट में इसी मशीन के बारे में विद कॉटन कैंडल लिमिटेड फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल। लेसर ने लेसी को कितने साल के लिए एसेट लीज पे दे दिया? 2.5 साल के लिए। अभी हम सवाल करेंगे आज फिलहाल सीसीएल का, आज सिर्फ लेसी का भी सवाल करेंगे, सीसीएल का, लेकिन लेसर का भी वो मांग रहा है। विद इफेक्ट फ्रॉम यकम मार्च 9। एग्रीमेंट कब हुआ? यकम फरवरी को। लेसी किस दिन मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करेगा? यकम मार्च को। यानी मशीन उसको कब मिलेगी? यकम मार्च को। वादा किस दिन हुआ है कि मशीन तुम्हें दे देंगे? यकम फरवरी को। मशीन लाते लाते मंगवाते या चले भेजते भेजते टाइम लग गया होगा, यकम मार्च से वो मशीन इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लीज कितने साल की है? 2.5 साल। अंडर द एग्रीमेंट 8 किस्तें ऑफ 12 मिलियन। 2.5 साल में कितनी किस्तें? 8 किस्तें ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली। 3 महीने बाद पे होनी है। मैं saying property is not one but 19। चलें पहले एक चीज ये बताएं, ढाई साल में कितने 3 महीने आते हैं? 2.5 साल में कितने 3 महीने आते हैं? एक्सेलेंट। 1 साल में कितने 3 महीने आते हैं? 4 दफा। 2 साल में 8 दफा। 6 महीने में 3 महीने कितनी दफा आते हैं? तो 2.5 साल में कितनी दफा? 3 महीने। क्वार्टर 3 महीने का होता है। खुदा के लिए पता नहीं कौन सी इमाम है जो क्वार्टर के 4 महीने समझती है। क्वार्टर होते हैं साल के 4 हिस्से करना। तो इसका मतलब है 4 हिस्से जब साल के कर दिए तो एक हिस्सा कितने महीने का? 3 महीने का। स्पेसिफिकली आपसे मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने सवाल पूछा था क्लास के बाद। 2.5 साल में कितनी किस्तें बनती हैं? 10। लेकिन 2.5 साल में कितनी किस्तें सवाल कह रहा है मैंने देनी है? 8। हमारी 7th सेंस जागी और हमारी 7th सेंस ने जाग के कहा, भाई लेवल है हमारा, क्या बात नहीं करें। हमारी 7th सेंस ने जाग के कहा कि कुछ इस किस्म के सवाल शुरू होने लगे हैं। किस्तें मिसिंग, याद आ रहे? किस्तें मिसिंग किस्तें, बल्कि क्वार्टरली का सवाल मेरे ख्याल से तो हमने किया था। हाँ बिल्कुल, इसी एग्जैक्ट सवाल हमने इस तरह का किया हुआ है। पहले 2 क्वार्टर्स की किस्तें मिसिंग थी, तो इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है। अपने कंधे पे हाथ, इस तरह का सवाल तो हमने किया हुआ बबलू तूने। अच्छा वैसे मुझे बताएं, अगर यकम मार्च को लीज शुरू हो रही है तो पहले 3 महीने कब एंड होंगे? मार्च, अप्रैल, मई को कोई किस्त नहीं हम पे करे। जून, जुलाई, अगस्त में कोई किस्त पे नहीं करे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आप बता दें
क्या 3 महीने बाद किस्त पे कर रहे हैं, 6 महीने बाद किस्त पे कर रहे हैं, या पहली किस्त डायरेक्ट 9 महीने बाद? इसका मतलब है पहले 3 महीने में हम कोई किस्त पे नहीं करेंगे, दूसरे 3 महीने में हम कोई किस्त पे, और तीसरे 3 महीने में हम किस्त पे करेंगे, एंड ऑनवर्ड्स करते रहेंगे ना। FVLL लेसर ने छुपा हुआ रेट 15% रखा हुआ है, विच इज नॉट नोन टू लेसी, जो लेसी को ना है पता। इधर देखो ना है, ऊपर ऊपर ना है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी इज 16%। वो तुम्हें याद है ऋषि, कोई समरीज किताब में थी? हाँ मुझे याद आ रहा है, बस पेज नंबर जो है ना, मेरी गरारी घूमी हुई है, मुझे मिलने रहा अभी। पेज नंबर 67। तुझे पता? मुझे पता, पंगे ना लिया कर। 67। The lessee will use implicit rate in the lease if that rate can be मालूमेबल, पता हो उसे। Sometime the lessee might not be able to ascertain the interest rate छुपा हुआ in the lease. In that case, lessee will use the incremental borrowing rate। भाई ये बड़ा जबरदस्त कारतूस है आपके पास, चल रहा है आज। On 1 अप्रैल 2019 1 महीने बाद मशीन मिलने के CCL कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन, यानी 1 महीना उसने मशीन इंस्टॉल नहीं की, तो ये डेप्रिसिएशन की डिस्कशन होगी, वो हम कर लेंगे, ये कोई इतना स्यापा नहीं है। 1 महीना उसने मशीन इंस्टॉल नहीं की, महीने बाद उसने इंस्टॉलेशन या महीने में इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली ऑफ द मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 मिलियन। मशीन की इंस्टॉलेशन, ये मजदूरों को पैसे दे दिए या देंगे? दे दिए। इंस्टॉलेशन है, डी इंस्टॉलेशन है? इंस्टॉलेशन है। तो जगह अप्रैल 19 को इंस्टॉल कर दी हमने 4 मिलियन की। जैसे एंट्री होती थी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, वैसे एंट्री लिख लें ROU डेबिट कैश क्रेडिट एंड इज पुट इनटू यूज। बोथ कंपनीज फॉलोज द सीधा लकीर तरीका ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जी, लेसी का सवाल कैसे शुरू? दूसरा पार्ट बनाना है।